मित्रों नमस्कार। अल्फ्रेड थायर महान ने एक सदी पूर्व यानी 100 साल पहले ये कहा था कि जो समुद्र है ये बेड़े फ्लीट और समुद्री मार्ग ही महान शक्तियों की किस्मत तय करते हैं। तो जो मलक्का दुविधा है उसी सिद्धांत का आधुनिक रूप है, जहाँ एक स्थलीय शक्ति चीन समुद्री रास्तों पर निर्भर है जिन्हें अनन्य शक्तियां नियंत्रित कर सकती हैं। डोनाल्ड ट्रंप का इंडोनेशिया के साथ समझौता हो गया है कि 20 साल पहले चीन ने जिन खतरों के बारे में चेताया था वो आज और भी स्पष्ट रूप से दिख रहा है। 2003 में उन्होंने मलक्का दुविधा, मलक्का डायलिमा शब्द गढ़ा था। एक कठोर सच्चाई के बारे में बताने के लिए चीन की आर्थिक प्रगति उस तेल पर निर्भर है जो एक सकरे समुद्री रास्ते यानी मलक्का जलडमरू से होकर गुजरता है। यह वही रास्ता है जिसे किसी भी संकट की स्थिति में दूसरी शक्तियां रोक सकती हैं। आज भी चीन का अधिकतर आयातित तेल और गैस इसी रास्ते से गुजरता है। इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर के बीच अब अमेरिका ने इसी कमजोरी को और अधिक संवेदनशील बना दिया है। और यह संयोग ही नहीं, यह सब डोनाल्ड ट्रंप के समय से हो रहा है, सोचा समझा रणनीति के तहत हो रहा है। अमेरिका और इंडोनेशिया के बीच नई रक्षा साझेदारी को समुद्री सुरक्षा और सहयोग जैसे शब्दों में पेश किया जा रहा है, लेकिन असल में इसका मतलब है समुद्र में होने वाली हर गतिविधि पर गहरी नज़र और ज़रूरत पड़ने पर उसे नियंत्रित करने की क्षमता। इसका सीधा असर यह होगा कि हिंद महासागर से लेकर दक्षिण चीन सागर तक जाने वाले हर जहाज पर नज़र रखी जा सकेगी। चीन ने पिछले 2 दशकों में इस निर्भरता को कम करने की कोशिश की है। मध्य एशिया और रूस से पाइपलाइन, म्यांमार के जरिए कॉरिडोर और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति के तहत बंदरगाहों का नेटवर्क। लेकिन हकीकत यह है कि इन सब के बावजूद चीन का अधिकांश ऊर्जा आयात अब भी समुद्र के जरिए ही आता है और वो भी इन्हीं सक्रिय रास्तों से होकर। यही कारण है कि इंडोनेशिया की भूमि इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है। भले ही जकार्ता खुद को संतुलित बताता रहे, लेकिन अमेरिकी तकनीक, प्रशिक्षण और निगरानी प्रणाली के साथ उसका जुड़ाव धीरे धीरे पूरे क्षेत्र की रणनीति स्थिति बदल रहा है। इसका मतलब यह है कि यदि भविष्य में ताइवान, दक्षिण चीन सागर या अन्य किसी क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो चीन को यह मानकर चलना होगा कि इसके ऊर्जा आपूर्ति मार्ग पर ऐसे नेटवर्क के तहत हैं जो व्यवहार में अमेरिका के पक्ष में झुकता है। डोनाल्ड ट्रंप की यह रणनीति साफ है, स्थल लैंड पर वर्चस्व के बजाय समुद्र सी पर पकड़ मजबूत करना। अमेरिका खुद को एक समुद्री शक्ति के रूप में बनाए रखना चाहता है और चीन को उसकी मलक्का दुविधा से बाहर निकलने नहीं देना चाहता। अंततः जैसा कि अल्फ्रेड थायर महान ने कहा था कि जो शक्ति समुद्र और उसके सक्रिय रास्तों पर नियंत्रण रखती है तो वही दुनिया के नियम तय करेगी या तय करती है। उसी तरह ऑटोमन साम्राज्य ने सिर्फ जीत के दम पर नहीं बल्कि व्यापारी मार्ग पर नियंत्रण करके अपना दबदबा बनाया था। ऑटोमन स्टाइल रणनीति मुख्य रूप से ऐतिहासिक ऑटोमन साम्राज्य के शासन, सैन्य अभियान और कूटनीति के उन सिद्धांतों को संदर्भित करती है जिन्होंने उन्हें 6 शताब्दियों तक 3 महाद्वीपों पर बनाए रखा। यदि हम इसे आज के संदर्भ में या रणनीतिक दृष्टिकोण से समझें तो उसके मुख्य स्तंभ निम्नलिखित हैं: गाजी परंपरा और लचीला विस्तार। ऑटोमन साम्राज्य की शुरुआत एक छोटे से सीमावर्ती राज्य
के रूप में हुई थी। उनकी रणनीति में गाजी भावना थी, जिसका अर्थ है धर्म और राज्य के विस्तार के लिए निरंतर आगे बढ़ना। मिलेट प्रणाली ऑटोमन प्रशासन की सबसे चतुर रणनीतियों में से एक थी। उन्होंने अपने अधीन अलग थलग धर्मों और समुदायों को अपने आंतरिक स्वायत्तता दी थी। उन्हें अपने अदालतों, कानूनों और शिक्षा प्रणालियों को चलाने की छूट दी थी, बशर्ते वे टैक्स देते रहें और राज्य के प्रति वफादार रहें। यह एक डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट मॉडल था। इसने एक विशाल साम्राज्य को बिना आंतरिक विद्रोह के जोड़े रखा। ऑटोमन्स ने एक अनूठी प्रणाली अपनाई थी, जहां वे अपने साम्राज्य के भीतर सबसे शक्तिशाली युवाओं को अक्सर अलग अलग पृष्ठभूमियों में चुनते थे। उन्हें कड़ी ट्रेनिंग देते थे, जिन्हें वो जनसरी सैनिक या उच्च प्रशासनिक अधिकारी बनाते थे। यह पूरी तरह से मेरिटोक्रेसी पर आधारित था। वफादारी सीधे सुल्तान के प्रति थी, न कि किसी क्षेत्रीय रईस या परिवार के प्रति। यह साम्राज्य के केंद्र को अत्यंत शक्तिशाली बनाता था। ऑटोमन्स इतिहास में पहले गन पाउडर साम्राज्यों में से एक थे। मोहम्मद द्वितीय ने कॉन्स्टेंटिनोपल को जीतने के लिए विशाल तोपें और बारूद का इस्तेमाल किया था, जो उस समय किसी भी किले की दीवार को ढहा सकता था। तकनीकी श्रेष्ठता और तोपखाना अत्यंत शक्तिशाली बनाता था। डिसरप्टिव इनोवेशन, जब बाकी दुनिया पारंपरिक रक्षा तकनीकों पर भरोसा कर सकती थी, तब ऑटोमन्स ने नई तकनीक को अपनाकर पूरे नियमों को बदल दिया। ऑटोमन कूटनीति का आधार फूट डालो और राज करो नहीं, बल्कि संतुलन बनाए रखना था। उन्होंने यूरोप की शक्तियों जैसे फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच आपसी दुश्मनी का फायदा उठाकर खुद को क्षेत्रीय मध्यस्थ के रूप में स्थापित किया। यदि कोई आज अपने व्यावसायिक या व्यक्तिगत रणनीति में ऑटोमन स्टाइल अपनाना चाहे, तो ये बिंदु सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे मिलेट प्रणाली में विविधता का सम्मान। आज की टीम में अलग अलग विचारों और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के लोगों को स्वायत्तता देना होता है। अपने संगठन में वफादारी या भाई भतीजावाद के बजाय देवशीरम की तरह प्रतिभा को खोजने और उसे भविष्य के नेतृत्व के लिए तैयार करने पर निवेश करें। अपनी कार्यशैली में पुरानी पड़ चुकी चीज़ों को छोड़ें और नई तकनीक जैसे ऑटोमोबाइल्स का तोपखाने को अपनाएं, ताकि आप प्रतियोगिता से आगे बने रहें। आज का ईरान युद्ध उसी तरह का एक नया अवसर पैदा कर रहा है, और इस बार केंद्र में है तुर्की। दशकों से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दुनिया का लगभग 20% तेल और एलएनजी गुजरता रहा है, लेकिन युद्ध की स्थिति में वैकल्पिक रास्तों की जरूरत बढ़ा दी गई है और तुर्की कई संभावित मार्गों के बीच में बैठा हुआ है। तुर्कमेन गैस मार्ग तुर्कमेनिस्तान से कैस्पाइन सी होते हुए टर्नेप नेटवर्क के जरिए तुर्की से यूरोप खाड़ी क्षेत्र को बाईपास करते हुए इराक तुर्की पाइपलाइन विस्तार, इराक के बसरा से तेल सीधे भूमध्य सागर तक ईरान के प्रभाव से बाहर, कतर गैस कॉरिडोर कतर से सऊदी अरबिया, जॉर्डन, सीरिया होते हुए तुर्की और फिर यूरोप, पूरी तरह जमीन के रास्ते। ऑटोमन साम्राज्य की असली ताकत यही थी, जो भी मूल्यवान था वह उसके क्षेत्र से होकर गुजरता था। अगर ये तीनों मार्ग बनते हैं तो खाड़ी से यूरोप जाने वाले ऊर्जा का बहुत बड़ा हिस्सा तुर्की से होकर गुजरेगा। साथ ही तुर्की अपने नौसैनिक ताकत को भी बढ़ा रहा है। हाल ही में ब्लू होमलैंड 2026 जैसे अभ्यास और कई नए युद्धपोतों का निर्माण वो इसी प्रक्रिया के एवज में है। इससे यह ईस्टर्न मेडिटेरियन में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। यह क्षेत्र खुद एक नया गैस हब बन रहा है। तो लेविथान गैस फील्ड, तामार गैस फील्ड, अप्रोडाइट गैस फील्ड, जोहार गैस फील्ड जैसे बड़े बड़े भंडार मिल चुके हैं। इजराइल, इजिप्ट और साइप्रस अब यूरोप में
गैस सप्लाई करने की तैयारी में है। तुर्की और पूरे इलाके में अपनी मौजूदगी बढ़ाकर यह तय करने की स्थिति में आ सकता है कि कौन क्या, कहाँ और किस शर्त पर सप्लाई करेगा। यह एक अत्यंत गंभीर और जटिल संभावना है। तुर्की के साथ सीधे सैन्य संघर्ष की चर्चा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अक्सर होती है, लेकिन इसे समझने के लिए क्यों और कैसे के बीच का अंतर देखना जरूरी है। वर्तमान भू राजनीतिक परिदृश्य में तुर्की के साथ निम्नलिखित संभावनाओं को समझ सकते हैं कि तुर्की के साथ तनाव की सबसे संभावित केंद्र है ब्लू होमलैंड नीति। ग्रीस के साथ तुर्की के समुद्री दावों का विवाद सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट है। यहाँ किसी भी गलतफहमी के कारण सैन्य टकराव का खतरा हमेशा बना रहता है। साइप्रस का विभाजन एक जैसा नहीं है, बल्कि एक स्वतंत्र शक्ति, इंडिपेंडेंट पावर जैसा है। तुर्की नाटो का हिस्सा है, लेकिन वह रूस से S-400 मिसाइल प्रणाली खरीदता है और स्वतंत्र विदेश नीति अपनाता है। यह स्थिति अमेरिका और पश्चिम देशों के लिए एक बड़ी सिरदर्द की वजह है। तुर्की के पास नाटो की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। उसका सैन्य औद्योगिक परिसर, विशेषकर ड्रोन और मिसाइलों का तकनीक बहुत उन्नत किस्म की है। इसलिए किसी भी देश के लिए तुर्की के साथ सीधे युद्ध में उलझना सैन्य रूप से महंगा साबित होगा। ज़्यादातर विशेषज्ञों ने इसे सीधे युद्ध के बजाय हाइब्रिड वॉरफेयर की श्रेणी में रखते हैं। तुर्की की अर्थव्यवस्था बहुत हद तक वैश्विक व्यापार और यूरोप के साथ व्यापार पर निर्भर करते हैं। पूर्ण पैमाने पर युद्ध तुर्की के लिए आर्थिक आत्महत्या जैसा होगा। नाटो के भीतर रहने के कारण तुर्की को अन्य नाटो देशों के खिलाफ युद्ध छेड़ने में भारी प्रतिबंधों और अलगाव का सामना करना पड़ेगा। तुर्की ने यूक्रेन रूस युद्ध और अन्य वैश्विक मुद्दों के मध्यस्थ मीडिएटर की भूमिका निभाकर खुद को अपरिहार्य बना लिया है। भारत के संदर्भ में तुर्की के साथ संबंध हाल के वर्षों में कुछ चुनौतीपूर्ण रहे हैं, मुख्य रूप से पाकिस्तान के प्रति तुर्की के रुख के कारण। हालांकि भारत और तुर्की के बीच कोई प्रत्यक्ष भौगोलिक या सैन्य शत्रुता नहीं है। भारत हमेशा रणनीतिक धैर्य, स्ट्रेटेजिक पेशेंस और कूटनीतिक संवाद की नीति पर चलता है। भारत के लिए तुर्की एक ऐसा देश है जिसके साथ व्यापारिक और आर्थिक हित तो हैं ही, लेकिन रणनीतिक तालमेल की कमी है। तुर्की के साथ युद्ध का अर्थ पारंपरिक युद्ध जैसे विश्व युद्धों में होता है, बल्कि क्षेत्रीय वर्चस्व की लड़ाई है। यह टकराव समुद्री आर्थिक नीतियों और कूटनीतिक गठबंधनों के जरिए लड़ा जा रहा है और आने वाले समय में यदि कोई टकराव होता है तो वो संभवतः प्रॉक्सी युद्ध होगा या आर्थिक प्रतिबंधों के माध्यम से होगा, न कि सीधे सैन्य हमले के रूप में। यह नया ऑटोमन साम्राज्य नहीं है, लेकिन यह ऑटोमन स्टाइल रणनीति जरूर है, जहां शक्ति का स्रोत एक क्षेत्रीय नियंत्रण नहीं बल्कि व्यापार और ऊर्जा मार्गों पर पकड़ है। तुर्की ब्लू होमलैंड 2026 तुर्की की नौसेना द्वारा आयोजित एक विशाल सैन्य अभ्यास, मिलिट्री एक्सरसाइज है। यह हाल ही में 3 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल 2026 के बीच काला सागर, ब्लैक सी और एजियन सागर और पूर्वी भूमध्य सागर में आयोजित किया गया था। यह तुर्की की समुद्री भू रणनीति का हिस्सा है और मैवी वटम का शाब्दिक अर्थ है नीली मातृभूमि। यह तुर्की का एक व्यापक रक्षा सिद्धांत है, जिसमें तहत तुर्की काला सागर, एजियन और भूमध्य सागर से अपनी समुद्री क्षेत्रों, महाद्वीपीय शेल्फ और अनन्य आर्थिक क्षेत्रों पर अपने अधिकारों का दावा करता है। ब्लू होमलैंड 2026 अभ्यास के मुख्य बातें ये हैं कि यह अभ्यास तुर्की की नौसेना ने सबसे बड़े सैन्य आयोजन में से एक था। इसमें लगभग 15,000 कर्मी, 120 जहाज, युद्धपोत, पनडुब्बी और गश्ती जहाज थे। 50 लड़ाकू विमान और विभिन्न ड्रोन शामिल थे। इसका मध्य
मुख्य लक्ष्य तुर्की नौसेना की परिचालन तत्परता, कमांड और नियंत्रण क्षमताओं का परीक्षण करना और यह दिखाना कि तुर्की किसी भी स्थिति में अपने समुद्री हितों की रक्षा करने में सक्षम है। अभ्यास के अंतिम चरण में एंटाल्या के पास वास्तविक हथियारों और मिसाइल जैसे MAMI और CIRIT, AKYA और टारपीडो आदि का उपयोग करके लाइव फायरिंग अभ्यास किया गया। इस अभ्यास को केवल एक सैन्य कवायद के रूप में नहीं बल्कि एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। सुरक्षा और संप्रभुता, तुर्की ने यह संदेश दिया है कि वो अपने समुद्री क्षेत्रों में अपने संप्रभु अधिकारों से समझौता नहीं करेगा। क्षेत्रीय प्रभाव, भूमध्य सागर और एजियन सागर में बढ़ते क्षेत्रीय तनावों के बीच तुर्की अपनी सैन्य शक्ति और आधुनिक रक्षा प्रणाली जैसे स्वदेशी ड्रोन मिसाइलें का प्रदर्शन करके अपनी रणनीतिक स्थिति को मजबूत बना रहा है। संक्षेप में, ब्लू होमलैंड 2026 तुर्की की उस नौसैनिक शक्ति और संकल्प को दर्शाता है जिसके माध्यम से वह अपने समुद्री दावों और हितों की रक्षा करने के लिए तैयार है। ग्रीस और साइप्रस के साथ तनाव, यह तुर्की की रणनीति का सबसे विवादास्पद पहलू है। ब्लू होमलैंड के तहत तुर्की का मानना यह है कि एजियन सागर और भूमध्य सागर के बड़े हिस्से पर उसका अधिकार है। यह दावा ग्रीस और साइप्रस के दावों से सीधे टकराता है। ग्रीस का कहना है कि उसके द्वीपों के पास समुद्री क्षेत्रों, अंतर्राष्ट्रीय कानून UNCLOS के तहत उसका है, जबकि तुर्की इसे अपने मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ मानकर अपने अधिकार क्षेत्र को बताता है। इस रणनीति से दोनों देशों के बीच सैन्य गतिरोध का एक बड़ा लक्ष्य उन ऊर्जा संसाधनों पर तुर्की का नियंत्रण सुनिश्चित करना है। यह नीति तुर्की को उन देशों जैसे इजराइल, मिस्र और साइप्रस के साथ प्रतिस्पर्धा में लाती है जो इन गैस भंडारों को विकसित करने की योजना बना रहे हैं। यूरोपीय संघ ने बार बार तुर्की को इस नीति को आक्रामक और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ बताया है। यह नीति तुर्की और EU के बीच संबंधों में एक बहुत बड़ी बात है, जिससे तुर्की के यूरोपीय संघ में शामिल होने की संभावनाएं और भी दूर हो गई हैं। तुर्की इस रणनीति के जरिए केवल एक क्षेत्रीय खिलाड़ी ही नहीं बल्कि एक समुद्री महाशक्ति भी बन चुका है। तो इस प्रकार से जो शक्ति का पर्याप्त है तुर्की, यद्यपि यह मुद्दा मुख्य रूप से भूमध्य सागर पर केंद्रित है। भारत ने अपने कुछ अप्रत्यक्ष निहितार्थ स्वार्थ हैं। भारत अपनी ऊर्जा आपूर्ति और व्यापार के लिए वैश्विक समुद्री रास्तों स्ट्रेट्स पर निर्भर है। यदि भूमध्य सागर में तनाव बढ़ता है तो यह वैश्विक शिपिंग लागत और बीमा दरों को प्रभावित कर सकता है। भारत, जो तुर्की और ग्रीस दोनों के साथ अच्छे संबंध बनाए हुए है, ये प्रयास करता है कि इस तनाव के कारण एक कठिन कूटनीतिक संतुलन की स्थिति में आ जाता है। ब्लू होमलैंड नीति ने तुर्की को एक मुखर खिलाड़ी बना लिया है, लेकिन इसने पड़ोसी देशों को इसके साथ बड़े एक संकट, ट्रस्ट डेफिसिट में पहुंचा दिया है और जो गहरा कर दिया है। यह नीति तुर्की को एक तरफ आत्मनिर्भरता की ओर ले जा रही है, दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग करने के जोखिम भी प्रदान कर रही है। इसका मतलब है कि एक ऐसी विश्व में संभावना नजर आ रही है कि अगला जो युद्ध होगा वो उसका जो क्षेत्र होगा वो तुर्किस्तान होगा। तुर्किस्तान अगला रणनीति का क्षेत्र हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर जो ये गैस फील्ड मिले हैं, बड़े बड़े गैस फील्ड, उसको कब्जाने की लड़ाई अब होगी भविष्य में, ऐसा मेरा अनुमान है। और न हो अच्छी बात है कि न ऐसा युद्ध हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, जो मैंने अपना ये स्टडी किया है और जो जियोपॉलिटिक्स को थोड़ा बहुत समझा है, उसमें लग रहा है कि अगला युद्ध का केंद्र बिंदु तुर्किस्तान होगा और तुर्किस्तान में ही अगला युद्ध होने की पूरी संभावना है। तो फिलहाल हमें इस युद्ध से राहत मिले और अगले युद्ध में न जाना पड़े, यही मनोकामना मेरी है। लेकिन
वो सिर्फ एक मनोकामना ही है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि जो समुद्री जो रास्ते हैं उनमें व्यापार के लिए युद्ध, उनको कब्जाने के लिए युद्ध, उनमें शक्ति के लिए युद्ध, ये सदियों से होता आया है। लेकिन इस बीच ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और ये चीज़ अंततोगत्वा इस पृथ्वी को विनाश की ओर ही ले जाएगी, क्योंकि ये रास्ते किसी के नहीं होते, रास्ते सबके होते हैं। तो मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि कोई ऐसा युद्ध ना हो, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।